हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम लोग कक्षा 11वीं की बुक जिसका नाम था भारत का भौतिक पर्यावरण, इस बुक को हम लोग पढ़ रहे थे। इस बुक का जो 3rd चैप्टर था जिसका नाम था अपवाह तंत्र, इस चैप्टर को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने के बाद अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्विक रिवीजन की ये वीडियो। इस वीडियो में हम लोग 15 से 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट में कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम लोग पूरी तरीके से रिवाइज कर लें। इस चैप्टर में डिटेल्स उस तरीके से नहीं होंगी जिस तरीके से हम लोगों ने इसकी जो यूट्यूब फुल वीडियोस जो है हम लोगों ने विभिन्न स्लाइड के माध्यम से जो है इस चैप्टर को कंप्लीट किया था। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि विभिन्न इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनको कवर कर लिया जाए इस जो है वीडियो सीरीज में। तो एग्जाम टाइम में आप लोग इसको देख सकते हैं, जिसमें कुछ ही मिनटों में आप लोग पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्लाइड है उसमें अपवाह के बारे में बताया गया है कि किसी भी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहां की भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति, संरचना, स्थलाकृतिक ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि से प्रभावित एवं नियंत्रित होती है। देखिए क्या होता है, किसी भी जगह पर अगर पानी बह रहा है तो ऑब्वियसली उस पर निर्भर करेगा कि वहां की चट्टान कैसी है, या फिर जिस एरिया में बह रहा है उस जगह की ढाल कैसी है, या फिर पानी की मात्रा कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर ढाल जो है, मान लीजिए भारत की जो ढाल है, सामान्य ढाल मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि भारत की जो सामान्य ढाल है वो दक्षिण पूर्व है इस तरह। इसलिए भारत में जो अधिकतर नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। इसी तरीके से मान लीजिए पानी अगर किसी नदी में ज्यादा है तो वो बहेगा, कम पानी रहेगा तो वो उतना ज्यादा नहीं बह पाएगा। तो ये सारे फैक्टर जो है पानी के बहने पर यानी कि अपवाह पर निर्भर करते हैं, या इन सारे फैक्टरों से अपवाह जो है वो प्रभावित होता है। निश्चित वहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह यानी ड्रेनेज कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी हम लोगों ने पानी बहा दिया तो उसे हम अपवाह लेंगे, नहीं, एक निश्चित वहिकाएं होती है। जैसे पानी का भी एक निश्चित मार्ग होता है। फॉर एग्जाम्पल गंगा नदी का एक निश्चित मार्ग है, इस मार्ग को हम लोग क्या बोलेंगे, अपवाह। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वाली स्लाइड आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपवाह तंत्र क्या होता है? देखिए वहिकाएं अर्थात नदियां, नाले व अन्य निकास तंत्र जिनसे वर्षा का जल बहते हुए बड़ी झील, तालाब या सागर में चला जाता है, इन वहिकाओं की जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। मतलब एक जो कैनाल है या एक जो है धारा है उसको हम लोग अपवाह नहीं बोल रहे हैं, विभिन्न वहिकाओं का एक जाल जो है वो क्रिएट हो जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपवाह तंत्र बोल रहे हैं। और ऑब्वियसली ये जो पानी है वो बहते हुए कहीं ना कहीं तो जाएगा, चाहे वो झील हो चाहे वो कोई भी सागर हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं। फिर मैंने अपवाह प्रतिरूप के आप लोगों को प्रकार बताए थे कि जो अपवाह होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई पानी बह रहा है तो उस पानी का बहना और उसमें सहायक नदियों का मिलना तो एक पैटर्न तरीके का बन जाता है कि किस तरीके से ये पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह बहकर जा रहा है। इसी पैटर्न को हम लोगों को समझना है। तो पहला जो पैटर्न है वो, उस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं डेंड्रिटिक, या फिर हिंदी में से बोला जाता है वृक्षाकार प्रतिरूप। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए पानी जो है वो बहता हुआ जा रहा है और उसमें जो नदियां हैं वो उस तरीके से मिल रही हैं, सहायक नदियां, जैसे एक वृक्ष के तने में अन्य जो है उसकी शाखाएं मिलती हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए इस तरीके से उसमें जो शाखाएं जो हैं, जैसे कि वृक्ष में शाखाएं निकलती हैं, वैसा अगर कुछ निकल रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं इस जैसे कि मान लीजिए मेन नदी है और इसमें अन्य सहायक नदियां मान लीजिए आकर मिल रही हैं, तो ये पैटर्न एक वृक्ष की शाखा की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे वृक्षाकार प्रतिरूप। दूसरा क्या है? दूसरा है अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप का मतलब होता है, मान लीजिए कोई एरिया है, कोई पठार है, कोई पर्वत है, वहां से अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग नदियां निकल रही हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने अमरकंटक के पठार का जिक्र किया था कि अमरकंटक के पठार से 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं। एक नदी निकलती है जिसे हम लोग बोलते हैं नर्मदा नदी, दूसरी नदी निकलती है जो उत्तर की ओर बहती है जिसे हम लोग बोलते हैं सोन नदी, और एक नदी जो पूर्व की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर बहती है जिसे हम लोग बोलते हैं महानदी। तो एक कोई जगह जहां से 3 या नदियों का जो सोर्स है वो निकले तो उसे हम लोग बोलते हैं अरीय प्रतिरूप, या फिर इसे इंग्लिश में बोला जाता है रेडियल पैटर्न। ठीक है, तो ये 2 पैटर्न जो है हम लोगों ने समझे थे। तीसरा जो पैटर्न होता है वो होता है जालीनुमा या फिर ट्रेलिस पैटर्न। मतलब अगर नदियां जो है समानांतर बहती हैं, ये एक नदी है, दूसरी नदी इसके समानांतर बह रही है, तीसरी नदी इसके समानांतर बह रही है, और अन्य नदियां जो हैं इस पर जो है आकर मिल रही हैं समकोण में, तो इसे हम लोग बोलते हैं जाली नुमा पैटर्न। तो आप लोगों को दिखाई देगा कि जाली जैसी संरचना जो है बनते हुए दिखाई दे रही है, तो इसे हम लोग बोलते हैं जाली नुमा प्रतिरूप या ट्रेलिस पैटर्न। और नेक्स्ट हो गया जिसे हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय
पैटर्न। जैसे कि हम लोगों ने अरीय पैटर्न देखा था, अरीय प्रतिरूप में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक जगह से नदियां जो है विभिन्न डायरेक्शन में निकल रही हैं। इसमें क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। इसमें होता है कि एक जगह पर नदियां जो होती हैं वो आती हैं, एक किसी सेंट्रल जगह पर नदियां अगर आ रही हैं तो ये देखिए डायरेक्शन बनाना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। डायरेक्शन ये शो करता है कि ये नदियां जा कहां रही हैं। तो अगर एक जगह पर नदियां जो है अपना पानी ला रही हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। तो 4 प्रतिरूप हम लोगों ने बहुत अच्छे से जो है डिस्कस करे थे। अगर आप लोगों को प्रतिरूपों को लिखने के लिए कहा जाता है तो आप लोगों को डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात का आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ नाम लिख दिया तो आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोगों ने देखा था कि अपवाह तंत्र, मतलब पूरे भारत के अपवाह तंत्र को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, लेकिन सबसे सहूलियत भरा जो डिवीजन है उस डिवीजन को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे कि एक हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। मतलब भारत में जो है नदियां जो है ना वो 2 तरीके से ही निकलती हैं, या तो वो नदियां जो है हिमालय से निकल रही हों, ये एक पैटर्न हो गया, या फिर दूसरा जो पैटर्न है कि जो नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय भारत में कहीं से निकल रही हैं। तो ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, मतलब हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को हम लोगों ने जो है पढ़ा था। तो इस वीडियो में यहां पर मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दे रहा हूं कि हिमालयी अपवाह तंत्र बहुत जल्दी समझते हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र में 3 प्रमुख नदियां थी, एक थी गंगा, दूसरी नदी थी ब्रह्मपुत्र और तीसरी नदी थी सिंधु। तो ये 3 अपवाह तंत्र के हम जो है बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। खास बात यह है कि यहाँ की जो नदियां, मतलब हिमालयी अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं वो 12 मासी यानी पेरिनियल होती हैं। मतलब इन नदियों में पानी 12 महीने ही भरा रहता है, क्योंकि 12 महीने यहाँ पर बर्फ जमी होती है। 12 महीने बर्फ जमे होने से ये पानी जो है पिघलता रहता है, जिस वजह से नदियों में पानी बना रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली स्लाइड आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये नदियां गहरे गॉर्ज से होकर गुजरती हैं। देखिए यहाँ से जो नदियां निकलती हैं ना वो गहरे पर्वतों से, तो मतलब ऊंचे ऊंचे पर्वतों से निकलती है, तो कटाव करती हैं तो गहरे गॉर्ज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं महाखड्ड, उनका निर्माण करती हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे पानी अगर बहता है और ऊर्ध्वाधर अगर कटाव कर रहा है तो वी आकार की घाटी जैसा मान लीजिए एक पैटर्न बन रहा है। अगर ये वी आकार की घाटी चौड़ी हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गॉर्ज बोलते हैं। ये नदियां हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के उपजाऊ मैदानों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो हिमालय पर्वत से जितनी भी नदियां निकलती हैं, हिमालय पर्वत से निकलने वाली, जैसे ये हिमालय पर्वत है, यहां से जो निकलने वाली नदियां हैं वो अधिकतर बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है विसर्जित करती हैं। तो एक एक करके हम लोगों को नदियों को देखना है सबसे पहले, ठीक है। तो यहां जो नदियां हैं वो विसर्ग बनाती हैं। हमें पता है कि हिमालय की नदियां लंबी दूरी तय करती हैं। सबसे पहले वो पहाड़ से आती हैं, उनकी स्पीड जो होती है तेज होती है, और जैसे ही वो नदियां मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं स्पीड कैसी हो जाती है, स्लो। और जब स्पीड स्लो हो जाती है तो विसर्ग बनाती है। विसर्ग क्या होता है, इस तरीके से जो है मार्ग यदि नदियां बनाती हैं तो उसे हम विसर्ग बोलते हैं। ये नदियां अपने विकास की युवावस्था में और अपने मार्ग में अपर्दन का कार्य करती हैं। देखिए हिमालय पर्वत की जो नदियां हैं ना वो युवावस्था में, मतलब अभी इनमें जोश है, बहुत तेजी से बहती हैं क्योंकि पहाड़ों से निकलती हैं। और जो नदी तेजी से बहेगी ऑब्वियसली वो अपर्दन यानी इरोजन तो करेगी ही करेगी। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा प्रसिद्ध और तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। इरोजन का ही एक एग्जांपल क्या होता है, डेल्टा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लीजिए कोई नदी है, सपोज करिए गंगा बहकर आती है, लंबा पाथ तय करती है, तो अपने साथ जो है वो भारी मात्रा में मिट्टी, गाद, चीका, इस तरीके से रेत जो है ये सब मलबा लेकर आती है। तो मलबा अगर लेकर आएगी तो कहीं ना कहीं तो जमा करेगी। तो जहां पर जमा करती है वहां पर एक आकृति सी निर्मित हो जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा। यह आकृति त्रिभुजाकार होती है और त्रिभुजाकार आकृति को हम लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है, उसे हम डेल्टा बोलते हैं। तो मैथ्स में क्या होता है, त्रिभुजाकार आकृति जो होती है उसे डेल्टा कहा जाता है। तो उसी पैटर्न पर जो है इस आकृति को डेल्टा कहा जाता है। और ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं कि जो कचरा जो है मुहाने पर या जो है समुद्र से लगते हुए एरिया पर जमा होता है उसे हम लोग डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोगों को क्या है, हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियां डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी तंत्र डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। मतलब सिंधु नदी कोई छोटी मोटी नदी नहीं है, बड़ी नदी द्रोणी है। क्षेत्रफल आप देख सकते हैं 11,65,000। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी लंबाई जो कि है 2880 किलोमीटर। ये हिमालय की जो है, हिमालय से निकलने वाली सबसे पश्चिमी मतलब वेस्टर्न जो है रिवर है। बहुत सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं लेकिन सबसे पश्चिमी जो नदी निकलती है वो सिंधु नदी है। इसका उद्गम कहाँ, उद्गम स्थान जो है वो तिब्बत में होता है, और तिब्बत में इस नदी को बोला जाता है सिंगी खम्बान यानी कि शेरमुख। और तिब्बत में जहां से ये नदी जो है निकलती है उस हिमनद का आप लोगों को नाम याद रखना है, बोखरचू के समीप एक हिमनद है, वहां से ये नदी निकलती है।
जो है ये जो नदी है वो पार हिमालय में मतलब ट्रांस हिमालय मैंने आप लोगों को बताया था। ट्रांस हिमालय की बहुत सारी श्रेणियां हैं, जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, और उसके बाद हिमालय की श्रेणियां आती हैं बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, तो ये जो नदी है वो लद्दाख और जांस्कर नदियों के श्रेणियों के जो है बीच बहती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, लद्दाख और जांस्कर श्रेणियों के बीच, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, लद्दाख श्रेणी को काटते हुए ये क्या है, एक महागड्ढे का निर्माण करती है। और ये नदी मिलती कहां पर है, ये नदी जो है यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो ये पाकिस्तान में कराची के पूर्व में, कराची हमें पता है पाकिस्तान का एक शहर है, कराची के पूर्व में ये नदी अरब सागर में जो है अपना जल जो है विसर्जित करती है। बात समझ में आ रही है। आप लोगों को इसकी सहायक नदियों के नाम याद रखना है। सहायक नदियां कौन सी है, झीलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदियां जो हैं सिंधु की सहायक नदियां हैं। ये 5 नदियां पंजाब में बहती हैं, इसलिए पंजाब का नाम क्या है, पंजाब। पंच यानी 5, आब का मतलब पानी, ठीक है। मैंने आप लोगों को बार बार सिंधु नदी का जो मैप है वो बनाकर दिखाया है, फिर से मैं यहां पर बना देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये है सिंधु नदी, इसमें एक नदी आकर मिलती है चिनाब, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु, चिनाब, इसमें है झीलम, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदियां जो है वो सिंधु में आकर मिलती हैं, और ये जो 5 नदियां हैं ये सिंधु की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोगों को सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ना है। सबसे पहले हम नदी पढ़ेंगे झीलम। झीलम कहां से निकलती है, तो झीलम जो है वो पीर पंजाल गिरिपद में वेरीनाग झरना जो है कश्मीर में अवस्थित है, वहां से ये नदी निकलती है। और बाद में जो है श्रीनगर में बहती है, वूलर झील में इसका जो है झीलम नदी का पानी है। बाद में जो पाकिस्तान के निकट जो है, पाकिस्तान में जंग के पास जो है ये चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। इस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहली सहायक नदी जो सिंधु की है, झीलम नदी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। दूसरी जो नदी है वो है चिनाब। चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी जो है वो 2 सरिताओं के मिलने से जो है बनती है। एक सरिता का नाम है चंद्रा, और दूसरी जो सरिता है यानी धारा जो है उसका नाम है भागा। चंद्रा और भागा, इसीलिए चिनाब नदी का जो नाम है वो चंद्रभागा भी कहा जाता है। तो ये 2 नदियां हम लोगों ने पढ़ ली। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था कि ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तीसरी बात और तीसरी रिवर जो है वो है रावी। रावी नदी कहां से निकलती है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से ये नदी निकलती है, और राज्य की चंबा जो घाटी है, मतलब हिमाचल प्रदेश में जो चंबा घाटी है वहां से ये नदी जो है बहती है, और बाद में कहां पर जो है ये भी जो है चिनाब नदी में आकर जो है मिल जाती है। नेक्स्ट रिवर जो है वो है व्यास नदी। व्यास नदी जो है वो व्यास कुंड से निकलती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रोहतांग दर्रे के पास ही ये व्यास कुंड अवस्थित है। अगेन वही कि ये व्यास नदी भी जो है सिंधु नदी की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, वो सहायक नदी है, और हरिके के पास जो है ये नदी जो है वो सतलज नदी में मिल जाती है। तो ये व्यास नदी जो है वो सतलज नदी में जो है मिल जाती है। आप एक बार अपनी एनसीईआरटी में जो मैप है सिंधु नदी तंत्र का, उस नदी तंत्र को रट लीजिए। वही मैप मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। देखिए मैप अगर आप लोगों को पता है ना, तो आप लोगों को ये रटने की जरूरत नहीं है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने आप लोगों को बताया है एक नदी जो महत्वपूर्ण है, मान लीजिए येलो पेन से जो है मैं सिंधु नदी बना दे रहा हूं। ये मैंने सिंधु नदी जो है बना दी। अब मैंने क्या बोला, अब जिस तरीके से मैं नदियों को बना रहा हूं उस तरीके से आप बनाइए। जैसे सिंधु, चिनाब, झीलम, रावी, ब्यास और सतलज। अब देखिए ब्यास और सतलज, तो ब्यास नदी किसमें मिल रही है, सतलज नदी। अब आपको रटना नहीं है, तो ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ये सतलज नदी में जा मिलती है। तो ये बात जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को मैप बहुत अच्छे से पता है। नेक्स्ट जो रिवर है वो है सतलज नदी। सतलज नदी जो है वो कहां से निकलती है, तो सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर, ये तिब्बत आप लोगों को पता है यहां पर है, तिब्बत के पास एक मानसरोवर झील है, उसके पास जगह है राक्षसताल, वहां से ये नदी जो है निकलती है। और जो है भाखड़ा नागल डैम जो है, भाखड़ा नागल परियोजना का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उस परियोजना में जो पानी है वो कौन सी रिवर का है, वो नदी का है, वो नदी है सतलज नदी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जो 5 नदियां बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सिंधु की सभी जो है 5 नदियां हैं। पंचनद में सिंधु शामिल नहीं है, क्यों, क्योंकि 5 नदियों ये जो 5 नदियां हैं वो सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोगों को जो है गंगा नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करना है। गंगा सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं, सामाजिक दृष्टि से भी हमारी जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसकी जो है लंबाई भी आप लोगों को याद रखनी है। गंगा का नाम जो है, गंगा नाम से जो है ये गंगा नदी उद्गम इसका नहीं होता है। ये नाम जो है गंगा, वो नाम पड़ता है देवप्रयाग में। गंगा नदी जहां से
निकलती है, नाम होता है इसका भागीरथी। भागीरथी में एक नदी आकर मिलती है जिसे हम लोग बोलते हैं अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम जहां पर होता है उस जगह का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग से जो है ये नदी गंगा कहलाती है। कहां से निकलती है? तो गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से ये नदी निकलती है। हरिद्वार के पास ये नदी जो है वो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका नाम पद्मा हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। बार बार पूछा जाता है कि गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है, तो गंगा का नाम बांग्लादेश में हो जाता है पद्मा। इसकी लंबाई याद रखिएगा 25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर। अब गंगा की सहायक नदियों के बारे में अगर मैं बात करूं तो गंगा की सहायक नदियां मैं आप लोगों को जो है बनाकर दिखा रहा हूं, आप देख लीजिएगा। गंगा की जो सहायक नदियां हैं, जैसे कि मान लीजिए ये गंगा है, गंगा में जो सहायक नदी सबसे जो बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना, जो है इसके दाएं तट पर आकर मिलती है। आप लोगों को दाएं तट और बाएं तट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए मैंने जो है यहाँ पर इंग्लिश में भी आप लोगों के लिए लिख दिया है कि इसके दाएं तट को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और लेफ्ट जो बाएं तट को हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। मतलब होता है सहायक नदियां। जैसे कि कोई नदी मान लीजिए इस डायरेक्शन में बह रही है, मान लीजिए इसके बाएं तट पर जो नदी आकर मिली तो उसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और यदि दाएं तट पर जो नदी आकर मिली उसे हम लोग बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो गंगा की डायरेक्शन हम लोग को बहुत अच्छे से पता है ना। देखिए, जैसे मैं मैप बना देता हूं इंडिया का, और गंगा नदी गौमुख से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। तो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन देखिए ऐसी है जिस डायरेक्शन में मैं जो है खड़ा हूं। अब इसकी सहायक नदियां हम लोगों को बनानी है, तो इसकी दाएं तट की जो सहायक नदी है वो है जो है यमुना नदी। हम लोगों को पता है प्रयागराज यानी इलाहाबाद का जो पुराना नाम है वो प्रयागराज है, वहां पर ये नदी जो है वो गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी? यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। वहां का संगम जो है बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोगों ने देखा होगा, संगम पर जो है कुंभ का मेला भी जो है लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, इस तरीके से सहायक नदियां आकर मिलती हैं। जो राइट बैंक की एक और सहायक नदी इसमें आकर मिलती है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी बिहार के समीप जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि गंगा के बाएं तट पर कौन सी नदी आकर मिलती है, गंगा के दाएं तट पर कौन सी नदी आकर मिलती है। तो गंगा नदी के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो नदी तंत्र है वो नदी तंत्र है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो हिमालयी नदी तंत्र का ही एक हिस्सा है। तो ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है? ये भी मानसरोवर झील के पास चिमायुंगडुंग एक हिमनद है, वहां से ये नदी निकलती है। तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका नाम क्या है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है सांगपो। इस नाम को आप लोगों को याद रखना है, सांगपो के नाम से ये नदी जो है वो बहती है तिब्बत क्षेत्र में, ठीक है। जब ये नदी जो है बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में ये नदी जो है वो किस नाम से जानी जाती है ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। बांग्लादेश में तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है और उसके बाद ये नदी क्या कहलाती है? जमुना कहलाती है। याद रखिएगा, जमुना, यमुना की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यमुना अलग रिवर है, लेकिन बांग्लादेश में ये नदी जमुना कहलाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है, ठीक है। यह नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन, तटीय आवर्तन जो है अपर्दन के लिए जानी जाती है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। तो तिब्बत में जो है आप लोगों को पता है कि ये नदी बहती है, थोड़ी दूरी तय करने के बाद लगभग 1100 से 1200 किलोमीटर जो है ये नदी मतलब ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और फिर जो एक टर्न लेने के बाद अरुणाचल प्रदेश, असम और इस तरीके से जो है ये नदी भारत में प्रवेश करती है। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया है। हम लोगों ने 3 नदी तंत्र डिस्कस कर लिए, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। तो आप लोगों को तीनों नदियों की लंबाई, ये नदियां कहां से निकलती हैं, इनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जिस नदी तंत्र के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, नदी तंत्र का नाम है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीप हम लोगों को पता है कि ऐसा स्थलखंड जो 3 ओर से जो है पानी से घिरा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो अपवाह तंत्र है वो हिमालयी अपवाह तंत्र से क्या है? पुराना है। यहाँ की जो नदियां हैं वो साल भर नहीं बहती, क्योंकि साल भर नहीं बहने का कारण यह है कि प्रायद्वीप ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं या पर्वत ऊंचे ऊंचे हैं जहाँ पर बर्फ जमी होती हो। हिमालय में जो नदियां, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं तो वो तो भाई बर्फ से निकलती हैं, वहां पर साल भर बर्फ जमी होती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियां निकलती हैं वो बर्फ, वहां पर जो है बर्फ जमा नहीं होता है। उन नदियों में पानी कहां से आता है? तो उन नदियों में पानी आता है मानसून से। खासकर कौन से मानसून से? तो मानसून जो होता है वो दक्षिण पश्चिमी, मतलब जो साउथ वेस्टर्न जो मानसून होता है वहां से ये नदियां जो है, वहां से जो है ये नदियां जो है अपना पानी ग्रहण करती हैं। तो एक एक करके हम लोगों को सारी जो है
नदियों के बारे में, जो खासकर प्रायद्वीपीय नदियां उनके बारे में पढ़ना है। लेकिन मैं यहाँ पर जो है मैप आप लोगों के लिए बना दे रहा हूँ सबसे पहले प्रायद्वीपीय नदियों का। प्रायद्वीप में देखिए जितनी भी नदियां हैं, अधिकतर नदियां, अधिकतर मतलब मैं यहाँ पर 80% की बात कर रहा हूँ, 100% की बात नहीं कर रहा हूँ। तो प्रायद्वीप में बहने वाली अधिकतर जो नदियां हैं वो अपना जो जल है वो अपना जल विसर्जित करती हैं बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। जैसे कि कौन सी नदी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जित करती हैं। इन नदियों के विपरीत जो अन्य नदियां हैं, खासकर कौन सी? नर्मदा और ताप्ती, ये नदियां अपवाद स्वरूप अपना जो जल है वो अरब सागर में विसर्जित करती हैं। अरब सागर में भरूच के निकट ये जो नदी है नर्मदा नदी अपना पानी जो है वो ले जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से ताप्ती नदी भी नर्मदा नदी के समानांतर है। और कारण क्या है कि ये अपना पानी अरब सागर में ले जाती हैं? इन नदियों का भ्रंश घाटी में बहना, जिसे हम रिफ्ट वैली बोलते हैं, ये नदियां अपना पानी अरब सागर में ले जाती हैं। तो ये सभी नदियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त कई अन्य छोटी छोटी नदियां हैं जो कि पश्चिमी घाट से क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं। मतलब पश्चिमी घाट के जो राइट साइड जो नदियां हैं वो अपना पानी जो है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं, और पश्चिमी घाट के जो पूर्व में जो नदियां बहती हैं वो अपना पानी जो है वो अरब सागर में विसर्जित करती हैं। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन इस साइड जो बहने वाली नदियां वो हैं छोटी छोटी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें सारी नदियों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। सबसे बड़ी नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, उस नदी का नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। और गोदावरी की जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी जो नदी है वो है गोदावरी। ये नदी चूंकि गंगा के समान, जैसे गंगा जो है उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी है, उसी तरीके से दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी वो कौन सी है? वो है गोदावरी। इसलिए गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा। नेक्स्ट जो नदी हम लोगों को पढ़नी है वो है महानदी। महानदी कहां से निकलती है? तो महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ यानी सिहावा के निकट छत्तीसगढ़ से ये नदी जो है निकलती है। लंबाई कितनी है? लंबाई जो है वो 851 किलोमीटर है। अब इसकी अपवाह द्रोणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसकी अपवाह द्रोणी मतलब ये नदियां इस मतलब महानदी के साथ जो सहायक नदियां वो किस किस राज्य में इसकी अपवाह द्रोणी स्थित है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों को जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहां से निकलती हैं, लंबाई कितनी है और सहायक नदी इनकी क्या है, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया महानदी के बारे में। गोदावरी के बारे में मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं, 1465 किलोमीटर, दक्षिण गंगा के नाम से ये जानी जाती है। सहायक नदियां गोदावरी की कौन सी है? पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट नदी हम लोगों को जो पढ़नी है उसका नाम है कृष्णा। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है और सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट के निकट महाबलेश्वर से ये नदी निकलती है। पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री बोलते हैं। लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर है। प्रमुख सहायक नदियों की बात करूं मैं तो कोयना, तुंगभद्रा और भीमा जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो कृष्णा नदी के बाद हम लोगों को कावेरी नदी के बारे में पढ़ना है। कावेरी नदी के बारे में खास बात मैंने आप लोगों को जो बताई वो ये कि अन्य नदियों की अपेक्षा, जैसे कि जो प्रायद्वीपीय भारत की मैंने आप लोगों को नदियां बताई उनमें पानी जो है साल भर नहीं होता है। पानी कब होता है? पानी होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय, मतलब मानसून सीजन में पानी बढ़ जाता है, अदरवाइज जो है अन्य सीजन में प्रायद्वीपीय नदियों में पानी कम रहता है। तो अन्य नदियों के जो विपरीत जो है ना, उनमें जो कावेरी नदी है उसमें पानी जो है वो साल भर बना रहता है। उसका कारण यह है कि प्रायद्वीपीय भारत के अन्य नदियों की अपेक्षा जो कावेरी नदी है वो दो तरीके से पानी प्राप्त करती है। एक दक्षिण पश्चिमी मानसून से, जिससे सभी नदियां पानी प्राप्त करती हैं, तो कावेरी को भी मिलता है, और अन्य नदियां जो सोर्स से पानी प्राप्त नहीं करती लेकिन कावेरी कर लेती है, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे बोला जाता है लौटता हुआ मानसून। तो लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून या इंग्लिश में जिसे बोलते हैं रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, तो वहां से जो नदी मतलब कावेरी नदी अपना बारिश का जो पानी है वो प्राप्त करती है, और जिस वजह से कावेरी नदी में साल भर जो है पानी भरा रहता है। तो लंबाई हम लोगों को याद रखनी है। लंबाई कितनी है? लंबाई है 800 किलोमीटर। सहायक नदियां कौन सी हैं? तो सहायक नदियां हैं काबिनी, भवानी, अमरावती, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम लोगों को नर्मदा नदी के बारे में पढ़ना है। तो नर्मदा नदी हम लोगों को पता है अन्य नदियों की अपेक्षा जो है भ्रंश घाटी में बहती हुई गुजरात के निकट जो भरूच में अपना जल जो है विसर्जित करती है। भ्रंश घाटी में बहती है। निकलती कहां से नर्मदा? तो नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक जो है पठार से ये नदी निकलती है। संगमरमर की चट्टानें मतलब जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों के बीच बहती हुई ये नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है और अरब सागर में जा मिलती है। तो नर्मदा की तरह ही एक ताप्ती नदी भी है जो कि भरूच जो है अरब सागर में अपना जल जो है वो विसर्जित करती है भरूच के निकट। तो नर्मदा और ताप्ती जो है लगभग समानांतर नदियां हैं।
हैं। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है और सतपुड़ा के दक्षिण में जो है ताप्ती नदी बहती है। अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो हम लोगों ने नदी द्रोणी का वर्गीकरण पढ़ा था कि नदी द्रोणियों को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले नदी द्रोणी का मतलब होता है कि एक नदी और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं नदी द्रोणी, जहां से जो है पानी का एक बड़ा जमाव, जिसे हम लोग नदी द्रोणी का नाम यहाँ पर दे रहे हैं। तो प्रमुख जो नदी द्रोणी है उसे हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक बड़ी नदी द्रोणी, दूसरी थी मध्यम और तीसरा था लघु। तो बड़ी का जो वर्गीकरण है वो ये कि 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक अगर किसी जो है द्रोणी का साइज है तो उसे हम लोग बोल देंगे बड़ी नदी द्रोणी या प्रमुख नदी द्रोणी। इसमें कौन सी नदियां आती हैं? इसमें भारत की सबसे बड़ी जो नदियां हैं, खासकर कौन सी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, ये सब बड़ी नदियां हैं। तो इन नदियों की जो द्रोणी है 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसके अलावा जो मध्यम नदी द्रोणी है उनका साइज जो है वो 2,000 से 20,000 के बीच होता है। इसमें जो नदियां आती हैं वो थोड़ी छोटी होती है कंपैरेटिवली, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि। और लघु नदी द्रोणी जो सबसे छोटी नदी द्रोणी है वो 2000 से कम आती है, और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा छोटी नदियां आती हैं जो बहुत मतलब जिनमें पानी जो है वो बहुत ही कम होता है, जो न्यून वर्षा जहाँ पर होती है, और न्यून मतलब कम वर्षा जहाँ पर होती है, और पानी का स्रोत जो होता है वो इन नदियों के पास बहुत ही कम होता है। अब नदी बहाव की प्रकृति की अगर मैं बात करूं तो हिमालय की जो नदियां हैं, हम लोगों ने देखा था कि हिमालय की जो नदियां उनमें साल भर पानी होता है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में पानी कम रहता है। हिमालय की जो नदियां हैं वो लंबी दूरी तय करती हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कम दूरी तय करती हैं। तो ये एक तरीके से थोड़ा बहुत जो अंतर है मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है। आप लोग जो है अंतर मन से भी देखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत मतलब जो हम लोगों ने अभी बनाया था कौन कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों की का जो अंतर है वो हिमालय पर्वत में से जो नदियां निकलती हैं उनसे किस तरीके से ये नदियां जो है डिफरेंस दिखाती हैं। तो बहुत सारे अंतर हैं, 7-8 अंतर हैं, मैं आप लोगों को यहीं पर गिनवा सकता हूं, लेकिन आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि ये स्लाइड पढ़ने के बाद उसके बाद जो है आप लोग कुछ अंतर की एक स्लाइड बनाएं, खुद से नोट्स बनाएं, जहां पर प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय भारत की जो नदियां हैं उसमें आप लोग अंतर देख सकें। तो हम लोगों ने जब मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, जब हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे तो उसमें मैंने एक लॉन्ग आंसर भी डिस्कस किया था, जिसमें दोनों के बीच अंतर को मैंने बहुत अच्छे से बताया था। अगर आप लोगों ने उस सीरीज को नहीं देखा है तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज हम लोगों ने चलाई थी चैप्टर 3 पे आप लोग जाएं, उसमें जो लॉन्ग आंसर मतलब दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न है उसमें आप जो है अंतर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को जो चीज़ देखना है वो देखना है कि नदी की उपयोगिता। तो हम लोगों को पानी पता है कि नदी का पानी जो है वो सिंचाई में यूज होता है, जल शक्ति मतलब इससे जो है हाइड्रो पावर जो है वो यूज होता है। हमें पता है कि बहुत सारे डैम्स जो हैं विभिन्न नदियों पर बनते हैं जिनमें टरबाइन को घुमाकर जो है बिजली पैदा की जाती है। तो बहुत सारी नदियां जो है वो इस तरीके का जो है बिजली पैदा करने का काम करती हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं बड़ी बड़ी नदी पर बनी हुई हैं। इसी तरीके से जलमार्ग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी पानी का जो है वो यूज किया जाता है, नदियों के पानी का यूज किया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था सड़क मार्ग और वायु मार्ग की अपेक्षा नदी मार्ग या जल मार्ग से जो है अगर हम सामान पहुंचाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ता है कंपैरेटिवली, प्रदूषण भी बहुत कम होता है। तो जलमार्ग जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है उपयोग है किसी भी नदी के पानी का। तो पता है हमने ये तो बचपन में ही पढ़ा है कि सिंचाई में पानी का यूज होता है, जल शक्ति में नदियों के पानी का यूज होता है, उसके अलावा जलमार्ग में भी पानी का यूज होता है। और जो लास्ट टॉपिक है वो ये कि नदी में पानी बहुत ज्यादा होने के बाद भी, नदियों का पानी बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में उपलब्ध होने के बाद भी हम आखिर उन नदियों के पानी का यूज कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या कारण है कि वो नदियों का पानी हमारे लिए यूजफुल नहीं है बहुत ज्यादा नदियां होने के बाद भी? तो कारण क्या है कि पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध ना होना। तो भारत में जितनी भी नदियां बहती हैं तो किसी सीजन में उनमें पानी ज्यादा होता है, किसी सीजन में पानी कम होता है। इसी तरीके से नदियां जो है वो प्रदूषण बहुत ज्यादा करती हैं, नदियों में जो प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है जिस वजह से उनका पानी पीने योग्य नहीं रहता। इसी तरीके से नदियों में जो है भारी मात्रा में गाद, मिट्टी ये सब जमा होता है जिस वजह से बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, तो बाढ़ की वजह से पानी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। जल बहाव में ऋतुगत परिवर्तनशीलता मतलब हम लोगों ने ये भी देखा है कि बारिश में पानी बढ़ जाता है और अन्य जो सीजन है उनमें पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने राज्यों के बीच भी जल विवाद देखे हैं, जैसे कि कावेरी नदी का विवाद जो कर्नाटक और किसके बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तो जल विवाद यदि होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये भी नदियों के पानी की उपयोगिता पर एक जो है दुष्प्रभाव डालता है। और लास्ट है कि मानव बसाव के कारण नदी बहिकाओं का सिकुड़ना। मानव ने हर जगह हस्तक्षेप करके नदियों के किनारे को क्या कर दिया है, उनको सिकोड़ दिया है, जिस वजह से जो है नदियां अपना जो है बहाव अच्छे से नहीं कर पाती। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, ये सब समस्या है जो नदी जल के उपयोग से जुड़ी हुई हैं।
ठीक है। और अन्य हम लोगों को ये तो पता ही है कि नदियां प्रदूषित होती क्यों हैं। तो नदियों में प्रदूषण बहुत कारणों से होते हैं, चाहे वो औद्योगिक कारण हो, चाहे वो कूड़ा कचरा हो, शमशान घाट कई बार ऐसा देखा गया है कि नदियों के किनारे अवस्थित होते हैं, जैसे कि हरिश्चंद्र घाट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस है। त्योहारों में फूल पत्तियां जो है हम नदियों में विसर्जित कर देते हैं। इसके अलावा नहाने में, स्नान करने में जो है नदियों में जाया जाता है, साबुन वगैरह आप केमिकल यूज करते हैं तो नदियों का पानी प्रदूषित हो जाता है। तो ये सभी कारण हैं, बहुत सारे अन्य कारण भी है, कोई जरूरी नहीं है कि नदियों में प्रदूषण सिर्फ इन्हीं कारणों से हो रहा हो। इस तरीके से हम लोगों ने क्लास 11th का जो 3rd चैप्टर था जिसका नाम था अपवाह तंत्र, हम लोगों ने उसका क्विक रिवीजन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई चीज में डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स जो कठिन से कठिन बातें होती हैं, जटिल से जटिल जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको आसान भाषा में समझाने का काम करता है मैग्नेट ब्रेन्स, जो कि उपलब्ध है और सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स में आप लोगों के लिए जो है क्लासेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ हम वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी आप लोगों के लिए चला रहे हैं। अगर आप डे टू डे अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। जो सोशल मीडिया, जिन सोशल मीडिया पर हम उपलब्ध हैं जो है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अगर आप लोगों को ई नोट्स और ई बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोगों को बस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।